नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 8 और वो है संस्कृतियों का टकराव। भाग 2 में आज हम दो और महत्वपूर्ण हस्तियों के बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं और वो रहेंगे हर्नाडो कॉर्टेस और फ्रांसिस्को पिंजारो। इनको इतिहास में क्या स्थान प्राप्त है, क्यों याद किया जाता है, उसके बारे में जान पाएंगे। और दूसरा अति महत्वपूर्ण विषय जो रहेगा वो है साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद के उदय के कारण, जहाँ हर 2 वर्ष प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात कर देते हैं हॉर्नेट कॉर्टेस के बारे में। हॉर्नेट कॉर्टेस जो है पेशे से नाविक थे। इनका जन्म जो था वो स्पेन में हुआ। ये देखेंगे स्पेन है और उसके साथ ही पुर्तगाल पड़ता है। तो स्पेन और पुर्तगाल वो देश थे जिन्होंने सबसे पहले जो है वो साम्राज्यवादी भावना को जो है विकसित किया था। नए नए देशों की खोज की, भौगोलिक खोजें की। इन्हीं 2 देशों से जो है वो नाविक गए और उन्होंने विभिन्न देशों की खोज की, जिसमें हमने क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में पढ़ लिया है, जिन्होंने पश्चिम के रास्ते से जो है भारत को खोजने की कोशिश की, लेकिन कहाँ पहुँच गए, बहामा द्वीप समूह के पास जो पहुँच गए। इस प्रकार से और देशों की खोज, अमेरिका देश की खोज भी हुई। तो इस प्रकार से स्पेन के जो गवर्नर थे वो कहाँ राज कर रहे थे, वो कर रहे थे क्यूबा। यहाँ ही पड़ता है क्यूबा। तो क्यूबा में वो अपना शासन जो स्थापित उन्होंने किया हुआ था, लेकिन किस स्पेन के राजा के अधीन। तो इसकी सेना में वो एक सैनिक के पद पर थे। कौन? हॉर्नेट कॉर्टेस। तो एक छोटे से पद पे होने के बावजूद उनमें बहादुरी, साहस की कमी नहीं थी और उसी के बलबूते पर उन्होंने उनका गवर्नर का जो है उन्हें साथ मिला और इस प्रकार से 1519 ईस्वी को उन्होंने 600 सैनिकों के साथ जो है उसे मैक्सिको देखेंगे, मैक्सिको पर अधिकार करने के लिए कहा, युद्ध करने के लिए कहा। तो इस प्रकार से 1519 ईस्वी में वो जाते हैं कहाँ? मैक्सिको रवाना होते हैं और यहाँ से उन्हें जो है एक डोना मैरिना नामक एक खूबसूरत जो है महिला का साथ जो है उन्हें मिला। और ये जो डोना मैरिना थी, ये मैक्सिको की कभी जो है वो राजकुमारी थी और वहाँ की उसकी जो माँ थी वो अपने बेटे को जो है वहाँ के शासिका जो है वो शासक बनाना चाहती थी और इसलिए उन्होंने उसे जो है वो किसी को दान स्वरूप दे दिया था। लेकिन बाद में यही डोना मैरिना का साथ जो है हॉर्नेट कॉर्टेस को मिलता है और अंदर की खबरें जितनी भी थी या जो कमजोरियाँ थी वो डोना मैरिना के द्वारा जो है बताई जाती है और इस प्रकार से बाद में हॉर्नेट कॉर्टेस को इसका बहुत सफलता मिलती है। तो उस समय वहाँ पर जो अत्याचारी शासक था जिनका नाम था मोंटेजुमादित्य, ये शासन कर रहे थे। याद रखने वाली बात है, मोंटेजुमादित्य वहाँ पर शासन कर रहे थे। और ये जो सभ्यता थी उस समय जो है वो एंजेटिक सभ्यता के नाम से, जैसे हमारी यहाँ सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से विकसित हुई, तो उस समय जो मोंटेजुमा थे वो किस सब मैक्सिको नाम नहीं था, वहाँ सभ्यता जो नाम था वो था एंजेटिक। अतः बिना किसी बड़े गतिरोध से हॉर्नेट कॉर्टेस ने एंजेटिक की राजधानी जिसका नाम था टेनोक्टिलान, तो टेनोक्टिलान के ऊपर उसने जो है नवंबर 1519 ईस्वी तक वो पहुंच गया बिना किसी खास बड़े गतिरोध के। उसने धोखे से बंदी बना लिया शासक मोंटेजुमादित्य का और 1521 ईस्वी उसने पूर्ण मैक्सिको पर अपना अधिकार कर लिया और उसने मैक्सिको का नाम जो है बदल कर रखा न्यू स्पेन। तो हॉर्नेट कॉर्टेस ने ही उसका नाम जो है वो न्यू स्पेन रखा, जो आज जो है मैक्सिको के नाम से जाना जाता है। 1522 से 1541 ईस्वी तक मैक्सिको के वो गवर्नर रहे और उसने शासनकाल के दौरान उन्होंने लोगों पर घोर अत्याचार किए और 1547 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से ये पढ़ा हमने हॉर्नेट कॉर्टेस के बारे में। अब पढ़ लेते हैं हम जो फ्रांसिस्को पिंजारो के बारे में। यहाँ भी स्पेन का ही हाथ रहा। फ्रांसिस्को पिंजारो जो है यहाँ से चलते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? पेरू नामक जगह के ऊपर, जो दक्षिणी अमेरिका का एक हिस्सा है। तो उसके बारे में जान पाते हैं। सबसे पहले फ्रांसिस्को पिंजारो का जन्म 1478 ईस्वी में स्पेन के एक शहर जिसका नाम था ट्रेजलो में हुआ था और 1502 ईस्वी में वह सेना में भर्ती हो गए और 1521 ईस्वी में हॉर्नेट कॉर्टेस की जो मैक्सिको पर विजय थी उससे बहुत प्रभावित हुए। तो इसी वजह से प्रभावित होकर 1528 ईस्वी में अपना भाग्य आजमाने के लिए वो पेरू जाते हैं और अगले वर्ष उसने वहाँ से एक सोने का बर्तन स्पेन के शासक चार्ल्स पंचम को भेंट स्वरूप जो है वो दिया और वहाँ की जो अपार धन संपत्ति है उसके बारे में उन्हें बताया। अतः जो चार्ल्स पंचम, क्योंकि उस समय जो है वो धन प्राप्त करने के लिए क्योंकि उस समय जो दौर चल रहा था यूरोपीय देशों में वो मंदी का दौर था, लेकिन ये 2 देश पुर्तगाल और स्पेन की बात करें लगातार धन जो है हासिल कर रहे थे। तो इस धन की चाह में जो है वो उसे पेरू पर आक्रमण करने के लिए जो है अनुमति देते हैं। किसे? फ्रांसिस्को पिंजारो को। याद रखना, ये स्पेन की तरफ से चार्ल्स पंचम की तरफ जो है उसे कहा जाता है। अब वो जाते हैं 1532 ईस्वी में पेरू में 2 भाई जो है राजगद्दी प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ रहे थे, गृह युद्ध चल रहा था और इसी मौके का फायदा उठाते हुए फ्रांसिस्को पिंजारो ने 15 नवंबर 1532 ईस्वी को पेरू पर हमला कर दिया और धोखे से पेरू के जो शासक थे अताहु अल्पा, याद रखना, अताहु अल्पा को बंदी बनाया और अताहु अल्पा द्वारा भारी फिरौती दिए जाने के बाद भी उसे मार डाला गया। ये बड़ा था कि उसने कहा कि मुझे छोड़ दो, इसके बदले में आपको बहुत सारा धन, और माना जाता है कि कमरा भर धन जो है उसे दे दिएगा, लेकिन उसके पश्चात भी उसने उसको मार डाला। 1535 ईस्वी में लीमा को उसने पेरू की राजधानी घोषित किया और उसने अपने शासनकाल के दौरान ही लोगों पर धन के लिए घोर अत्याचार किया और परिणाम स्वरूप संघर्ष बढ़ता चला गया और 26 जून 1543 ईस्वी को गर्मियों का समय था और उनका जो शानदार महल था फ्रांसिस्को पिंजारो को उनके ही प्रतिद्वंदियों के द्वारा जो है पैसे और सत्ता के लालच में मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं फ्रांसिस्को पिंजारो के साथ भी वही हुआ जो उसने दूसरों के साथ किया। लालच में उसने
अताहु अल्पा को बंदी बनाया, उसे मार दिया धन देने के बावजूद भी, और धन के कारण ही जो उसकी भी मृत्यु हुई। तो जैसे को तैसे वाली बात जो है यहाँ रहती है। अब बात करते हैं साम्राज्यवाद, जो इंपॉर्टेंट आज का जो विषय है। साम्राज्यवाद क्या है कि अपने देश में न रहकर दूसरे देश के ऊपर लालच भर निगाह रखना, अगर मैं कहूँ शॉर्ट टर्म में, तो उसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। लेकिन इसकी परिभाषा है साम्राज्यवाद से अभिप्राय। साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म का मतलब क्या है कि वह दृष्टिकोण जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। और यह हस्तक्षेप राजनीतिक भी हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो जाता है, और अन्य किसी भी तरह का ये हो सकता है। अगर मैं कहूँ 15वीं शताब्दी में ये जो प्रारंभ हुआ साम्राज्यवाद 15वीं शताब्दी के पश्चात ही शुरू हुआ। लेकिन उसमें जो साम्राज्यवाद था, कुछ उसकी जो दिशा थी वो अलग थी। केवल मात्र व्यापार करना ये उनका जो ध्येय हुआ करता था, लेकिन जमीन की भूख या वहाँ पर राजनीतिक जो भूख थी वो नहीं थी। तो उनका केवल मात्र आर्थिक उद्देश्य था, सांस्कृतिक तक अपना जो है धर्म था प्रसार करने के लिए गए, लेकिन किसी भी तरह का राजनीतिक अधिकार जो है वो 16वीं शताब्दी तक नहीं हुआ। लेकिन उसके पश्चात अब जो साम्राज्यवाद थी उसकी जो तीव्र भावना थी वो उत्पन्न हुई, और इस प्रकार से बहुत सारे देशों को गुलाम भी बनाया गया। तो इस प्रकार से जिन देशों में साम्राज्यवाद की जो भावना ज़्यादा प्रज्वलित हुई या जिन्होंने इसके ऊपर कार्य किया, उनमें सबसे ऊपर आता है ब्रिटेन का नाम। ये छोटा सा देखेंगे देश, उसमें इंग्लैंड छोटा सा एक देश हुआ करता था, आज इसे यूनाइटेड स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स देखेंगे आप, जितना भी ये जो कलर्स नज़र आ रहे हैं इसके भांति, या भारत की बात करें, पाकिस्तान के बर्मा, ये श्रीलंका, या यहाँ इस तरफ की बात करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे देशों की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे देश देखिए, यहाँ भी सऊदी अरब के नीचे वाला जो क्षेत्र है वो वहाँ पर तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर इनके जो है वो साम्राज्यवाद या उन्होंने अपना जो प्रभुत्व है उसको नहीं बढ़ाया। यहाँ पर दो तरह के कलर दिए गए हैं। एक है ब्रिटिश डोमिनियंस। ब्रिटिश डोमिनियंस का मतलब होता है कि सीधे तौर पर ब्रिटिश यहाँ की सरकार का शासन जहाँ था वो है ये वाले हिस्से डार्क वाले, और जहाँ पर केवल इनकी कंपनियाँ गई थी वहाँ पर कंपनियों का शासन था, वो यूनाइटेड स्टेट भी शामिल थे, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था, दक्षिणी अफ्रीका भी शामिल था। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो क्षेत्र सबसे बड़ा जो था वो इंग्लैंड के थे। दूसरा था फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह, बाद में यूनाइटेड स्टेट भी शामिल हो गए। तो इस प्रकार से ये साम्राज्यवाद के जो है वो देश थे। अब आता है साम्राज्यवाद के उदय के कारण। क्या कारण था कि साम्राज्यवाद की भावना जो है वो जागृत हुई? पहला, कच्चे माल की आवश्यकता। यूरोपीय देश अपने औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चा माल और अनाज की जरूरत थी, जैसे कि कपास, रबर, टीन, जूट, लोहा और आदि। अगर बात करते हैं हमारे ऊपर जिन्होंने शासन किया वो थे ब्रिटिश लोग। तो छोटा सा देश, हिमाचल से भी छोटा जो है वो एरिया वाइज है, लेकिन उसने साम्राज्यवाद को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया। इसके पीछे एक पहला जो कारण था कि वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग जो स्थापित हो गए थे, उद्योग जैसे कि मान लेते हैं कपड़ा उद्योग। उसका पीछे कारण क्या था कि वहाँ से बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे जो व्यापारिक जो कंपनियाँ थी, उनका दूसरे देशों पर जो है वो अपने माल को बेचना जो है वो अत्यधिक मात्रा में हो चुका था, एक विशाल बाजार उनका हो चुका था। और लेकिन इंग्लैंड में जो कृषि योग्य भूमि वो बहुत कम थी, ठीक है। तो अब जो कृषि योग्य भूमि कम थी तो किसका मतलब कच्चा माल कम का। अब कपड़ा किससे बनेगा? कपास से बनेगा। तो कपास कहाँ से आएगी? वो आएगी भारत जैसे देश, जो एशियन देश थे, या फिर अफ्रीका जो देश है जहाँ पर कपास उगती है, ज़्यादा है, ज़मीन ज़्यादा है। तो इसलिए इन देशों के ऊपर अधिकार कर लेना उनके लिए मुनाफे का काम था। तो इसलिए इन चीज़ों को हासिल करने के लिए, जैसे लोहे से क्या बनेगी? मशीनें बनेंगी, जूट है, टीन है, ये सारी चीज़ें जो इनके लिए आवश्यक थी अपने उद्योगों को चलाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने इस भावना, साम्राज्यवादी भावना, इसीलिए वो सबसे पहले कहाँ गए? इन देशों के ऊपर गए, पहले व्यापारिक तौर पर गए और बाद में जो है उनके ऊपर जो है वो अधिकार कर लिया, साम्राज्यवाद जो स्थापित कर लिया। और इस प्रकार से ये पहला कारण बना था, याद रखना, पहला कारण। दूसरा जो कारण था वो थी बाजार की आवश्यकता, जो इनडायरेक्टली मैंने अभी आपको बता दिया कि बाजार की आवश्यकता थी। अब इंग्लैंड जितना देखिए बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, बहुत बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, लेकिन इनसे बनने वाला जो माल था वो अपने देश की ज़रूरत को बड़ी कम माल, क्योंकि वहाँ पर छोटा सा देश था तो लोगों की जो मांग थी वो बहुत कम थी, लेकिन वो माल बन रहा था कई गुना ज़्यादा बन रहा था। अब वो माल जो है बेचना कहाँ था? अब पड़ोसी जो देश थे वो उनकी तरह ये अमीर थे। फ्रांस की बात करें, चाहे आपके जो है जर्मनी की बात करें, बेल्जियम, पुर्तगाल, स्पेन, ये सारे के सारे अपने आप में बड़े देश थे, विकसित देश थे, बड़े नहीं बोलेंगे, विकसित देश थे। इनके पास कमी नहीं थी, तो यहाँ पर माल नहीं बेचा जा सकता, बल्कि कहाँ बेचा जा सकता था? गरीब देशों में, जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। अबे जो है मशीनरी नहीं आई थी, उद्योग स्थापित नहीं हुए थे। जैसे कि भारतवर्ष की बात करें, वहाँ पर कैसे माल तैयार होता था? घरेलू तौर पर जो लोग जो है कपड़ा बनाते थे। तो इस जगह पर बेचना जो है, अब बाजार, ये बाजार हासिल करने के लिए भी वो कहाँ पड़े? इन देशों में आ पड़े। और इस प्रकार से साम्राज्यवाद की भावना जो थी वो विकसित हुई। अब यह कहा जाने लगा था कि बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन करने वाले राज्यों का अपना औपनिवेशिक साम्राज्य होना चाहिए। अब
उनके ऊपर राजनीतिक अधिकार करने के पीछे कारण क्या था कि किसी देश के यदि आप मालिक बन जाते हैं तो वहाँ पर स्वेच्छा से, इससे पहले क्या होता टैक्स देना पड़ता था। जहांगीर के शासनकाल में जब ये कंपनी के तौर पर आए तो उनको क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब उन्होंने उनके ऊपर अधिकार जब कर लिया तो वहाँ पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, मुनाफा उससे बढ़ गया। तो इस प्रकार से ये था दूसरा कारण। फिर तीसरा कारण आता है जनसंख्या का अधिक्य। उनकी जो जनसंख्या थी 19वीं शताब्दी में क्या थी कि जनसंख्या, यूरोप में जो जनसंख्या थे वो बड़ी तीव्रता के साथ बढ़ रही थी। वो इसलिए भी शायद क्योंकि जो साधन थे औद्योगिक या नौकरी प्राप्त के जो साधन थे वो बहुत ज़्यादा थे, बहुत नौकरियां जो है वहाँ पर कमी नहीं थी। इस कारण भी लोगों ने शायद जो है वो जो जनसंख्या थी वो लगातार बढ़ रही थी। और एक और कारण था क्योंकि साम्राज्यवाद लगातार इनका बढ़ रहा था, अधिक सेना की आवश्यकता थी, अधिक कामगार लोगों की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से जो बढ़ी हुई जो संख्या थी उस समय, उनको खपाने के लिए भी जो है वो दूसरे देशों की खोज हुई, दूसरे देशों को जो है वहाँ स्थापित हुए लोग। अगर हम छोटा सा मैं उदाहरण दूँ तो अमेरिका वो देश था जहाँ पर बहुत सारे ब्रिटिश जो लोग थे, या जो हम यूरोपीय देशों की बात करें जिसमें ब्रिटिश नहीं फ्रांस भी शामिल हो गए, जर्मनी, यहाँ से लोग जो है कहाँ चले गए, अमेरिका की तरफ चले गए, जो उनकी ही तरह वातावरण भी उनकी ही तरह था, ज़मीन। और इस प्रकार से क्या हुआ, तो बड़ी हुई जो संख्या थी उनको खपाने के लिए भी जो है वो साम्राज्य की भावना जो है वो बढ़ी। फिर चौथा था ईसाई प्रचारक। मैंने कहा था कि ईसाई जो धर्म था वो प्रचार पर ही निर्भर था, उसका जो विस्तार हुआ प्रचार के कारण ही हुआ। तो इस प्रकार से अगर हम अपना बात कर लेते हैं, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, अशोक का नाम आता है। अशोक ने कैसे इस धर्म को फैलाया दूसरे देशों में, बहुत सारे जो अनुयायी थे इस धर्म को मानने वाले जो थे उनको दूसरे देशों में भेजा। श्रीलंका की बात करें, उसने अपने बच्चे, अपनी बेटी और बेटी पुत्र और संघमित्रा बेटी जो थे उससे जो है भेजा, किसके लिए, प्रचार के लिए। तो ठीक उसी प्रकार जो ईसाई मिशनरी थी वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जो है वो विभिन्न देशों में जा रही थी। और इस प्रकार से इसके जाने से भी वहाँ पर जो है क्या हुआ, क्योंकि लोग अब उनकी विचारधारा के बनने लगे थे, और इस विचारधारा आने के कारण अब वहाँ का जो शासक वर्ग था वो भी अपने जो शासन व्यवस्था को वहाँ पर स्थापित करने जा रहा था। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक तौर पर जो अधिकार था वो भी शुरू हो गया था ईसाई प्रचारकों के कारण। क्योंकि और क्या हो सकता है कि ईसाई जो उस समय थे, अगर हम बात करें, ईसाई जो प्रचारक थे या जो गिरजाघर थे उनके पास संपत्ति की कमी नहीं थी। तो इस संपत्ति का जो इस्तेमाल था वो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो अधिकार था उसमें भी उसका जो कहीं ना कहीं हाथ था। फिर आता है पांचवा, उच्चतम सभ्यता में विश्वास। 19वीं शताब्दी में जो यूरोप के जो अधिकांश देश थे उसमें राष्ट्रीय जागृति का विकास हो चुका था 19वीं शताब्दी में ही। और यूरोप के जो प्रमुख देश थे वो अपनी सभ्यता पर बहुत गर्व करते, अधिक गर्व करते थे। और उनका कहना था कि जो हीन जातियां हैं, जिसमें हमें भी शामिल थे, हमें भी इसी हीन जातियों में माना जाता था हिंदुस्तानियों को, तो उनको सभ्य बनाना ये मानते थे कि उनका श्रेष्ठ जातियों का ये कर्तव्य है। श्रेष्ठ जातियों कौन हुई, जो यूरोप में पैदा हुए, जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग थे। उनका यह मानना था कि उनका जो जन्म हुआ वो हुआ है हीन जातियों को क्या करने के लिए, उन्हें सभ्य बनाने के लिए। तो अधिक से अधिक उपनिवेशों को लाने के कारण जो है उनका मानना था, वो तर्क देते थे कि हम अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित जितने करेंगे वैसे ही लोगों को हम सभ्य भी बनाएंगे, तो हम एक धर्म का कार्य करेंगे। लेकिन देखा जाए इस सोच के पीछे जो था धर्म का कार्य ज़्यादा नहीं था, कम था, और अपनी जो इच्छा थी उसको पूरा करना जो है वो ज़्यादा था। मतलब अधिक से अधिक धन जो हासिल करना था, लोगों को चूस कर, लोगों की भावनाओं का निरादर करके। हर आदमी का अपने एक जो है वो क्या होता है, रहने का एक तरीका होता है, गरीब का अपना होता है, अमीर का अपना होता है। लेकिन गरीब को आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो तरीका जब अमीरों वाला सीखेंगे तभी वो सही हुआ, तभी वो सभ्य हुआ। तो ये सभ्य कहलाने के कारण ही एक कोटेशन देखिए कि हीन जातियों को हमने सभ्य बनाना है, इसलिए हमने जो है उपनिवेश जो है स्थापित किए। लेकिन अंदर क्या हो रहा है, आप उनसे लूट घसूट कर रहे हैं, उनको जो वो प्रोग्रेसिव जो वो कमा रहे हैं उसको भी आप लूट रहे हैं। तो ये इस प्रकार की जो विचारधारा थी इसने भी जो है वो और अधिक जो है तीव्रता ला दी, क्योंकि अब लोगों को लगता है कि ऐसा कार्य करके वो भगवान का आशीर्वाद हासिल कर रहे हैं, ना कि उल्टा कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं। तो इस विचारधारा ने भी जो है साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। फिर छठा था अतिरिक्त पूंजी का होना। देखिए साम्राज्यवाद दूसरे देशों के ऊपर अधिकार जमाने का मतलब है कि एक बड़ी सेना उसके पास होनी चाहिए, या सबसे पहले अगर वो आए थे, पहला जो साम्राज्यवाद शुरू हुआ था वो था व्यापार करना। तो उस व्यापार के लिए क्या चाहिए, धन, पूंजी। तो इस प्रकार से अतिरिक्त पूंजी इन देशों के पास थी उस समय। ये धनी देश थे बजाय हमारे देशों के मुकाबले, इनके पास धन की कमी नहीं थी। तो अत्यधिक जो धन था उसके संचय के कारण, उसके कारण ही सबसे जो साम्राज्यवाद की भावना थी वो विकसित हुई थी। वो कहते हैं कि 99 के गेड़े में आना, ऐसे बोलते हैं ना हमारे यहाँ पर मंडाली भाषा में। तो जिसके पास कहते हैं कुछ भी नहीं है वो बड़े खुशी से जीवन जीता है, लेकिन माना जाता है कि जिसके पास 99 रुपीज़ हैं वो कभी नहीं आराम से जी पाता है, क्योंकि अब उसको लगता है कि अगर मैं एक असर फीस में और डाल दूंगा तो 100 बन जाएंगे। उस 100 बनाने की होड़ में वो लगातार फिर ज़िंदगी भर वो चला रहता था। इसी प्रकार से जो यूरोपीय देश थे वो लगातार अपनी संपत्ति का संचय करने के लिए और अधिक बढ़ाने में के लिए जो है वो इस जो साम्राज्यवादी भावना है उसको जो है वो
और आगे जो बढ़ते गए, उपनिवेश स्थापित करते गए। तो ये भी कारण बना अतिरिक्त पूंजी का होना कि उनके पास कमी नहीं थी। और पिछड़े हुए देश थे, उनके पास श्रम जो है सस्ता था। ये भी कारण देखिए, श्रम होता है जो काम करने वाले लोग थे। वहाँ पे सभी लोग अमीर थे और उनसे काम करवाना जो है वो ज़्यादा महंगा पड़ता, उनको ज़्यादा पगार देना पड़ती थी। लेकिन इन देशों में आकर जो है वो श्रम था, वो सस्ता था, कम पैसे में काम जो है वो चलता था। तो इस प्रकार से इनके कारण भी जो है जो व्यवस्था थी, या अगर आज का मैं उदाहरण देता हूँ, 21वीं शताब्दी की बात कर देता हूँ, वो छोड़ देता हूँ। 21वीं शताब्दी में हो कह रहा है कि बहुत सारी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो भारतवर्ष में आ रही हैं, दूसरे देशों को, अमेरिका से आ रही हैं, इंग्लैंड से आ रही हैं, दूसरे फ्रांस से आ रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जो शिक्षित लोग हैं, बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा है, और उनको बड़ी छोटी कीमत पर ही आप बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो नौकरियां देती हैं, जो कि उन्हें अपने देशों में कई गुना पैसे के ऊपर एक व्यक्ति मिल सकता था, उसी व्यक्ति के तनख्वाह के ऊपर, उसके इक्वलाइज में यहाँ पर कई गुना लोगों को रखा जा सकता है और आसानी से वो कार्य अच्छी तरह से, क्योंकि हमारे पास क्वालिफाइड हैं। आप सोच सकते हैं, अभी एक पीछे जो है माना जाता है कि कोर्ट में एक चपरासी के लिए जो है वो भर्तियां हुई और उसमें पीएचडी तक, माना जा सकता है एमएससी पीएचडी तक लोगों ने जो है वो अपनी अर्जियां दी। तो ये व्यवस्था क्योंकि हमारे देश में जो बड़े पहले से स्थापित है, क्योंकि यहाँ की जो लोग था, श्रम था वो बहुत सस्ता था, और इस कारण जो है भी लोगों की जो होड़ थी इसकी तरफ जो है, या गरीब देशों की तरफ जो बड़ी साम्राज्यवाद की भावना का और विकास हुआ। फिर सातवां, देशों का पिछड़ापन। एशिया और अफ्रीका जो देश थे, ये दूसरे यूरोपीय देशों के मुकाबले पिछड़े हुए थे, जिसकी बात हमने कर ली। तो इनके पास प्रशिक्षित सेना और राष्ट्रीय एकता का अभाव था, कोई बड़ी सेना उनके पास नहीं थी। या राष्ट्रीय एकता की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, यहाँ पर जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग जो है हमेशा से लड़ते रहे। और राजनीतिक तौर पर अगर देखें, जब कि छोटे छोटे देश यहाँ पर शामिल, अगर हम अपने ही यहाँ की बात कर लेते हैं, हिमाचल की बात करें, हिमाचल बहुत सारे छोटे छोटे रियासतों में बंटा हुआ था। भारत जब हिमाचल बना 47 में, 30 रियासतों को मिलाकर जो है वो हिमाचल बना। मतलब इतने अलग अलग जो है वो शासक हुआ करते थे। छोड़िए, ये तो हिंदुस्तान की बात हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इतने टुकड़े होने के बावजूद अगर आप सोचेंगे एक राष्ट्र, एक एकता की बात करेंगे, तो यहाँ पर वो नहीं थी और आज भी नहीं है, जो देखने मिलता है। कश्मीर से कोई आवाज़ उठती है, पूर्वी स्टेट्स जो 7 सिस्टर, वहाँ से कोई आवाज़, मध्य भारत कुछ और बोलता है, महाराष्ट्र के लोग कुछ अलग बोलते हैं, पंजाब के कुछ अलग बोलते हैं। तो ये जो पिछड़ापन था, देशों का पिछड़ापन, उस समय ये भी कारण बना कि इन्होंने आसानी से, सुगमता से इन देशों के ऊपर अधिकार कर लिया, उपनिवेश बनाए। तो ये भी कारण था। 8वां है तकनीकी विकास, कि भारतवर्ष को उस समय जो है तकनीकी विकास, अब उसी समय की बात, अंग्रेजों की ही बात छोड़ देते हैं, तो उससे पहले भी बात हम करते हैं, मुगलों का ही आने की बात कर लेते हैं। पानीपत का युद्ध जब हुआ, जब बाबर भारतवर्ष में आया, तो जब उसने तोफ के गोले बरसाए तो लोग अचंभित हो गए, ये क्या चीज़ है, ये तो तोफ के बल पे ही उसने जो है पूरा युद्ध जो है जीत लिया। तो हमेशा से जो आविष्कार की जननी रही वो बाहर के देश जो है वो ज़्यादा रहे हैं। हम भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारतवर्ष में भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं, लेकिन केवल मात्र उन लोगों की गिनती अगर करने पर आए, और भारतवर्ष इतना बड़ा देश है और एक छोटे से देश में, तो वो गिनतियों का कहीं जो अनुपात है वो कम बैठेगा। तो रेलवे की बात करें, डाक तार की बात करें, टेलीफोन की बात करें, ये सारे के सारे माध्यम जो है उनके द्वारा ही विस्थापित किए गए, उनके द्वारा ही लाए गए, उनका आविष्कार उनके द्वारा ही हुआ, और ये बहुत सहायक थे साम्राज्यवादी नीति को और उजागर करने में। देखिए, रेलवे, माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसानी के साथ, या सैनिकों को ले जाना रेलवे के द्वारा। डाकतार से एकदम से कोई भी कार्य, या कोई भी मान लेते हैं कि किसी दूसरी जगह पर, दूर की जगह के ऊपर जो है वो कोई अटैक हो गया, तो उसकी सूचना एकदम से मिलना, कितने सैनिकों की आवश्यकता है, क्या है। तो इस प्रकार से इस प्रकार की व्यवस्थाओं ने जो है वो टेलीफोन और डाकतार के बाद टेलीफोन आ गया। तो इन व्यवस्थाओं ने जो अंग्रेज लोग थे, जो बाहरी लोग थे, उनको और भी सशक्त बनाया और भी प्रभावी बनाया, और इस प्रकार से उन्होंने इन साधनों के बलपूर काफ़ी लंबे समय तक जो है अपना नियंत्रण जो है वो स्थापित कर रखा। तो इस प्रकार से जो साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा थी उसको उन्होंने जो है वो बनाए रखा और इसको पूर्ण भी किया। 9वां आया राष्ट्रीय गौरव की स्थापना, कि एक समय के पश्चात तो ऐसा हो गया कि हर एक देश, इसलिए क्योंकि कमी नहीं थी बहुत, ये वही है कि जीवन में संतुष्टि पा लेना जो है वो जरूरी है अगर अच्छा जीवन जीना हो। नहीं तो मरते हुए भी आपको यही लगेगा कि काश थोड़ा सा और मिला होता तो मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो सबसे बड़ी धन संपत्ति होती। तो ये इसी प्रकार का जब ये होड़ लगी, तो उसी प्रकार से इन देशों में जो राष्ट्रीय गौरव की भावना अब शामिल हो चुकी थी, कि हर एक राष्ट्र के पास जितने उपनिवेश होते थे वो उतना ही गौरवशाली जो है वो माना जाता था। जैसे कि इंग्लैंड की बात करें, तो इस प्रकार से उन्होंने औद्योगिक विकास के विस्तार में रुचि दिखाई। जैसे इटली और रूस की बात करें, वस्तुतः इन देशों ने राजनीतिक उद्देश्य में परिचालित होकर राष्ट्रीय गौरव में वृद्धि करने के लिए औपनिवेशिक विस्तार की नीति को अपनाया। इटली ने अपना राष्ट्रीय महत्व बढ़ाने के लिए लीबिया पर अधिकार कर लिया, और मिस्र ने इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो लगा प्रतिस्पर्धा मिस्र को लेकर बढ़ती चली गई। तो मतलब वो होता है कि अपने गौरव को बढ़ाने के लिए जो है वो दूसरे देशों को लूटना, या हम ये कहें कि बहुत सारे पैसे नीचे मिल जाते हैं,
गिरे हुए, तो दो दोस्त जा रहे हैं तो वो दौड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को जितना हासिल कर सकते हैं पैसे उसके लिए जो है छीना बिचोटी जो है करना शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से ये जो भावना थी कि मैं अधिक से अधिक जो है वो हासिल करूं, इसके कारण भी राष्ट्रीयता की भावना जो है साम्राज्यवादी की जो भावना थी वो और भी विस्तृत हुई या और भी इसने प्रगाढ़ रूप जो है धारण किया। यह है राष्ट्रीय गौरव की स्थापना। तो ये पढ़े हमने साम्राज्यवादी जो भावना थी उसके पीछे जो कारण थे उनके बारे में। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जो आज मैंने पढ़ा है उससे आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हॉर्नेट कॉर्टेस के बारे में आप क्या जानते हैं, या फ्रांसिस्को पिंजारो कौन थे उनके बारे में आप क्या जानते हैं, उन्होंने कौन सी सभ्यता के ऊपर आक्रमण किया। छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे, कब, कैसे, कहाँ से, किनका जन्म, फिर साम्राज्यवाद से आपका क्या अभिप्राय है उसकी परिभाषा आपको देना पड़ेगी, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके उदय के कारण क्या थे, जो विस्तृत कारण 8 कारण मैंने आपको बताए, और उन्हीं कारणों से कोई एक एक क्वेश्चन अलग से बनाया जा सकता है कि ईसाई मिशनरियों ने किस प्रकार से साम्राज्यवादी भावना को विकसित किया, बढ़ावा दिया। ऐसे कई प्रश्न जो है, हज़ारों प्रश्न यहाँ से बनेंगे जिसकी तैयारी आपको करनी होगी। एक बड़ा प्रश्न, आपको बहुत सारे छोटे प्रश्नों की जो है तैयारी करने की आवश्यकता नहीं रहेंगी, लेकिन आवश्यक क्या है कि कोई भी चीज़ को बड़े ध्यान से सुनो, वो लंबे समय तक आपको याद रहता है। इसलिए जो है हमारा जो मकसद है वीडियो के जरिए आपको पढ़ाना है। अंतिम 2 लाइन, मुझे डर भी लगा फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। मुझे डर भी लगा फासला देखकर पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, और खुद ब खुद मेरे पास आ गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देकर। मेरी मंजिल मेरा हौसला देकर। आप सबकी मंजिलें इसी तरह से पास आ जाए, आपकी मेहनत से, आपका हौसला देखकर वो कभी भी कम ना हो। इसी शुभ आशा के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा विषय आज अच्छा लगा होगा। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।